स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हम सभी को पता है कि भारत में डिजिटल पेमेंट्स को रेवोल्यूशनराइज करने के पीछे, डेमोक्रेटाइज करने के पीछे यूपीआई का एक बहुत बड़ा योगदान है। और यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट आसान ना कि सिर्फ शहरों में किया है, लेकिन अब इसकी पैठ गांव देहात तक पहुंच रही है, लो इनकम हाउसहोल्ड्स तक पहुंच रही है। तो यूपीआई सच में भारत में एक वो इनोवेशन है जिसने प्रधानमंत्री मोदी के कैशलेस इंडिया के सपने को साकार करने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। तो आज यूपीआई का बोलबाला ना कि सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में बोल रहा है। लेकिन अगर हमें फ्यूचर रेडी बनना है तो हमें यूपीआई की जो समस्याएं हैं, यूपीआई में जो गड़बड़ियां हैं, जो फ्यूचर में और आज आ सकती हैं, उन पे लगातार काम करना है ताकि ये जो इनोवेशन है इसका हम फ्यूचर में भी फायदा उठा सकें। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर प्रूफिंग यूपीआई, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को कैसे हम फ्यूचर के लिए तैयार करें और समस्याएं जो इसमें आज देखी जा रही हैं उनको सॉल्व करने की बात करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम फ्यूचर प्रूफिंग ऑफ यूपीआई के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, तीनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस ग्रुप को आप फॉलो कर लीजिएगा। यहां सेशन की PDF, आपके कोई भी सवाल हैं वो तीनों जगह आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहली चीज क्या है कि यूपीआई एक सक्सेसफुल इनोवेशन क्यों कहा जा रहा है डिजिटल पेमेंट फील्ड में? क्योंकि आज के समय 10,000 ट्रांजैक्शन हर सेकेंड यूपीआई के प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं और यूपीआई एक डेमोक्रेटिक डिजिटल पेमेंट इंटरफेस है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, हम सभी करते हैं। इसमें 10,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड, हर सेकेंड 10,000 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है रियल टाइम पेमेंट्स को। तुरंत पेमेंट होता है रियल टाइम में 10,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम डेटा पे ध्यान दें तो डेटा से आप क्या देखोगे, लगातार यूपीआई का जो इस्तेमाल है वो बढ़ता जा रहा है। जनवरी 2022 में यहां था, अब यहां पहुंच गया। तो लगातार यूपीआई का अडॉप्शन, यूपीआई का इस्तेमाल, यूपीआई का पेनिट्रेशन पूरे देश में बढ़ता ही जा रहा है। और हम सबको पता है यूपीआई कब लॉन्च किया गया था? नोटबंदी से कुछ महीने पहले, यानी जब भारत सरकार ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था नवंबर 2016 में, तो अप्रैल 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया था। और यूपीआई को लॉन्च किसने किया था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक संस्था है जो आरबीआई और IBA जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उसने मिलकर बनाई है, जिसका काम है कि वो रिटेल पेमेंट्स को रेवोल्यूशनराइज करे, इनोवेट करे। और यूपीआई का जो अडॉप्शन है वो नोटबंदी के बाद बहुत तेजी से बढ़ा। और खास तौर से कोविड-19 जब बीमारी आई, जब महामारी आई, तो उसकी वजह से सब लोग को घर में बैठना पड़ा। लेकिन अब कुछ खरीदना है, कुछ पेमेंट रिसीव करना है, तो आप फिजिकली तो कर नहीं सकते। तो 2020 कोविड-19 के बाद इसके अडॉप्शन में एक एक्सपोनेंशियल राइज आया। और उसके पीछे क्या है? उसके पीछे खास तौर से यूपीआई का अडॉप्शन सबसे ज्यादा बढ़ने का कारण यह है कि सरकार ने जो क्लैंप डाउन किया, सरकार ने कोशिश करी कि कैश इकोनॉमी, यानी भारत में जो कैश पे निर्भरता है उसको कम किया जाए। और उसकी वजह से ये यूपीआई का अडॉप्शन बढ़ा। और साथ ही साथ क्योंकि डेटा भारत में सस्ता हो गया, इंटरनेट का इस्तेमाल भारत में सस्ता हो गया, तो उस वजह से भी यूपीआई का अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ा। और खास तौर से 2020 के बाद यूपीआई का अडॉप्शन ने एक एक्सपोनेंशियल राइज देखी है, लगातार बढ़ रहा है।
अगर हम आगे बढ़े और आज का डेटा देखें, आज के समय 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं यूपीआई पे। यानी 100 मिलियन लोग हर महीने यूपीआई पे एक्टिव हैं, यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पेमेंट सुविधाओं को आसान करने के लिए। अब सवाल यह उठता है कि यूपीआई बाकी पेमेंट ऑप्शन से अलग क्यों है? इंटरनेट बैंकिंग इतना क्यों नहीं उठा? कार्ड पेमेंट्स इतना क्यों नहीं उठा? यूपीआई में ऐसा क्या है कि वो इतना ज्यादा प्रबल तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है? तो उसका आंसर सीधा सीधा सा है कि एनपीसीआई ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसके तहत जो डिजिटल पेमेंट्स में बैरियर थे, रुकावटें थी, उनको हटाया। साथ ही साथ इसके अडॉप्शन को इंसेंटिवाइज किया, लुभावने अवसर दिए कि अगर आप यूपीआई से पेमेंट करोगे तो आपको कैशबैक ऑफर मिलेगा। तो इंसेंटिवाइज भी किया इसका अडॉप्शन, जिसकी वजह से यूपीआई का अडॉप्शन बहुत तेजी से भारत में बढ़ा, क्योंकि यह बहुत आसान कर देता है पेमेंट करना। खास तौर से बैरियर हटाए गए और यूपीआई पेमेंट्स को लुभावने अवसर के साथ इंसेंटिवाइज किया गया, कैशबैक ऑफर जो आपको मिलता है। आगे अगर हम बढ़े, यूपीआई का आज के समय अडॉप्शन ना कि सिर्फ लोकल स्तर पे हो रहा है, भारत में हो रहा है, बट ग्लोबली भी तो हम यूपीआई को लेकर जा रहे हैं, दूसरे देशों में भी तो हम यूपीआई को लेकर जा रहे हैं। तो आज अगर हम बात कर रहे हैं यूपीआई की, तो हम ग्लोकल की बात कर रहे हैं, ग्लोबल प्लस लोकल, कि यूपीआई का इस्तेमाल हमारे देश में भी हो और हमारे देशवासियों के लिए विदेश में भी हो। ठीक है, जैसे चाइना का एक पेमेंट पोर्टल है, वो उनके देश में भी मौजूद है और विदेश में भी मौजूद है, यूनियन पे। तो भारत का ऐसा क्यों नहीं हो? भारत को भी तो अपने इनोवेशन को इंटरनेशनलाइज करना चाहिए। तो भारत उसी कड़ी में यूपीआई को इंटरनेशनलाइज करने में जुटा हुआ है। तो उस कड़ी में भारत ने क्या किया है? भारत ने यूके में और बाकी कई देशों में, सिंगापुर में और बाकी कई देशों में यूपीआई को दूसरे देशों में ले जाने की कोशिश करी है। जैसे एनपीसीआई ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ? यूपीआई ने पार्टनरशिप करी है सिंगापुर के पेनाउ के साथ, दुबई के नियोपे के साथ, यूके के पे एक्सपर्ट के साथ। तो इसका क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि भारत के जो लोग इन देशों में जाएंगे तो उनको एक जाना पहचाना पेमेंट नेटवर्क मिलेगा, जिसके इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं पेमेंट करने में। दूसरा क्या है, अब कोशिश ये हो रही है कि दूसरे देशों में काम करने वाले लोग अपना पैसा भारत में यूपीआई के तहत भेज सकते हैं। तो जो रेमिटेंस होती है, रेमिटेंस क्या है? जो विदेश, भारत के लोग जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, अगर अपने देश में पैसा भेजते हैं तो उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। तो यूपीआई के जरिए वो रेमिटेंस पाना भारत के लिए आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कई साल हमारी जो टोटल एफडीआई है उससे ज्यादा रेमिटेंस होता है। तो अगर रेमिटेंस भारत में आना यूपीआई के जरिए आसान हो जाएगा तो भारत के लिए अच्छा है। साथ ही साथ जो रेमिटेंस की कॉस्ट है, यानी रेमिटेंस भारत में लाने की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि हम यूपीआई का इस्तेमाल करें। और तीसरी चीज क्या होगी? विदेशी पेमेंट नेटवर्क पे जो हमारी डिपेंडेंस है वो भी कम हो जाएगी। तो ये तीनों चीज होगी। इससे फायदा किसका होगा? हम सभी भारतीयों का होगा। एक तो रेमिटेंस आसानी से आ पाएगी, दूसरी वो सस्ते तरीके से आ पाएगी, तीसरी वो भारतीय प्लेटफॉर्म के जरिए आ पाएगी। हमारी विदेशी प्लेटफॉर्म्स पे निर्भरता कम हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि हाल का एस्टिमेट ये लगाया गया है कि जो भारतीय गरीब लोग हैं उनके अंदर भी डिजिटल पेमेंट्स का जो परसेंटेज है वो बड़ा है। जो गरीब घर हैं वहां भी डिजिटल पेमेंट्स अब आराम से हो रहा है। अब आप बाजार में जाइए, एक सब्जी वाले के पास जाइए, रेडी वाले के पास जाइए, फल वाले के पास जाइए, उनके पास भी यूपीआई से पेमेंट रिसीव करने के लिए बारकोड स्कैनर होता है या मोबाइल नंबर दे देते हैं। आप रेड लाइट पे जो लोग सामान बेचते हैं वो लोग भी यूपीआई के तहत पेमेंट लेने वाले हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है? इंडिया में जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो भी अब डिजिटल पेमेंट टूल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं बहुत तेजी से। और इसके पीछे कारण भी है। क्यों?
इसके पीछे कारण यह है कि एनपीसीआई ने यूपीआई की रीच को, पहुंच को बढ़ाने के लिए लगातार कदम बढ़ाए हैं कि जैसे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसमें इंटरनेट नहीं चलता, सिर्फ कॉल करने वाला फोन है, वो लोग भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं यूपीआई 123 पे के जरिए। कर सकते कि नहीं कर सकते? साथ ही साथ वॉइस बेस्ड पेमेंट सर्विस भी है, आवाज के तहत पेमेंट कर सकते हो फीचर फोन के लिए, यानी जिसमें स्मार्टफोन इंटरनेट नहीं होता है। फिर डिजी साथी जैसी सेवाएं दे रही है भारत सरकार। 24/7 हेल्पलाइन लॉन्च करी है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। एक यूपीआई लाइट करके प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है कि अगर आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हो ऑनलाइन की जगह, तो ये सारी चीजें क्या कर रहा है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई के विस्तार को करने के लिए ही तो कर रहा है, ताकि गरीबों में भी इसकी पैठ बैठे, गरीब भी डिजिटल पेमेंट अडॉप्ट करें। तो ये सारी चीजें यूपीआई के तहत भारत सरकार कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब बहुत अच्छी बात है, जो हम कर रहे हैं, जो अभी तक किया है वो बहुत अच्छा है, एक्सेप्शनल है, लेकिन क्या इसमें कोई रिस्क नहीं है? ऑब्वियसली कोई भी चीज बिना रिस्क के तो होती नहीं है। तो रिस्क की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी सही ढंग से करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे यूपीएससी आईएएस फाउंडेशन बैच 6 में, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक सिस्टमैटिक तरीके से कराई जाएगी, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की चीजें पढ़ाई जाएंगी, 0 लेवल से पढ़ाई जाएंगी। क्यों? ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से कर सकें और पहले अटेम्प्ट में सक्सेस पा सकें। प्रीलिम्स फोकस्ड आपको पढ़ाया जाएगा, मेंस फोकस्ड आपको पढ़ाया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, मेंस में मेंस आंसर राइटिंग, वीकली रिवीजन क्विज, आपको नोट्स दिए जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, सॉफ्ट कॉपी, कंसाइज, टू द पॉइंट, हैंड रिटन नोट्स होंगे। साथ ही साथ इसमें आपको एक मेंटर दिया जाएगा, वो मेंटर आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड रहेगा पूरी आपकी तैयारी के समय, जो आपको हेल्प करेगा कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आपके डाउट क्लैरिफाई कराएगा टीचर के अलावा। ये सारी चीजें आपको 24,499 की मिल रही हैं, लेकिन अगर आप कोड लगाओगे केपी लाइफ तो आपको ये 18,999 में मिल जाएगा। इस कोर्स की स्टार्टिंग हो रही है 30 सितंबर यानी कल से 8 बजे सुबह इसकी क्लासेस होंगी। ये एक मॉर्निंग बैच है, तो इसको आप एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ जो बच्चे यूपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी अलग से एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। इस फाउंडेशन कोर्स में 2 बैचेस हैं, एक में मेंटरशिप नहीं है और एक में मेंटरशिप है। मेंटरशिप लेने का फायदा इसलिए क्योंकि आपको एक कांस्टेंट इंसान दिया जाएगा हमारी तरफ से, जो आपको गाइड करेगा कॉन्स्टेंटली टीचर के अलावा। ये 18,000 रुपए का है। अगर आप यही कोड लगाते हो तो आपको ये 12,999 में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो यूपीआई है, क्या उसमें रिस्क नहीं है? देखिए, अगर आज देखें तो आज हर जगह यूपीआई का बोलबाला है, लगातार यूपीआई में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन वो बिना रिस्क के तो है नहीं, उसमें कुछ रिस्क है। तो खास तौर से यूपीआई के 3 रिस्क हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द रिस्क ऑफ यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यूजर शुड वेरी ऑफ, मतलब क्या है जिसकी वजह से हमको सोचना पड़ेगा कि ये चीजें ठीक होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला रिस्क ये है कंपटीशन का रिस्क। मतलब क्या है इसका? आज के समय अगर हम यूपीआई का डेटा एनालाइज करें तो यूपीआई इकोसिस्टम में तो बहुत सारे लोगों ने ऐप बनाए हैं, यूपीआई ऐप, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो एनपीसीआई ने बनाया है। लेकिन इसमें मेजरली इस्तेमाल लोग किसका कर रहे हैं? या तो गूगल पे का करते हैं या तो फोन पे का करते हैं। तो जो डोमिनेटिंग ऐप हैं यूपीआई में वो गूगल पे और फोन पे हैं। अगर हम एक आंकड़ा देखें, आप ग्राफ देखिए, 47.8% ट्रांजैक्शन फोन पे ऐप से होते हैं, 33.6% गूगल पे से होते हैं,
पेटीएम से सिर्फ 13.2 होते हैं और बाकी सबसे कम होते हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है कि दो ऐप का बोलबाला ज्यादा है यूपीआई में बाकियों के मुकाबले। कुछ 300 से ज्यादा ऐप है लेकिन दो ऐप का सबसे ज्यादा बोलबाला। तो आरबीआई ने भी इसका संज्ञान लिया और एनपीसीआई ने भी इसका संज्ञान लिया और एनपीसीआई ने गाइडलाइन निकाली कि कोई भी ऐप यूपीआई मार्केट शेयर को 30% से ज्यादा डोमिनेट नहीं करेगा। 30% से ज्यादा डोमिनेट नहीं करेगा। अब ये 30% से ज्यादा डोमिनेट नहीं करने का क्या चीज है? क्या ये लागू हुआ है? ये जो 30% से ज्यादा आप फोन पे में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, टोटल ट्रांजैक्शन, अगर टोटल यूपीआई में 100 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो मैक्सिमम 30 ट्रांजैक्शन फोन पे हो सकते हैं। लेकिन ये जो लिमिट उनने अनाउंस की थी ये उनने एनफोर्स लागू नहीं कर पाए हैं। ये डेडलाइन बार बार पुश की जा रही है। तो आरबीआई अभी भी इस पे सोच रही है कि इस डेडलाइन को, इस 30% के आंकड़े को कैसे लागू किया जाए ताकि यूपीआई क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धा रहे एप्स के बीच में, प्लेयर्स के बीच में। नहीं तो डोमिनेट कर जाएंगे, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, एकाधिकार क्रिएट हो जाएगा, उसका तो कोई फायदा है नहीं। तो पहली समस्या तो ये है। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या है यूपीआई करंटली अकाउंट्स फॉर वूपिंग 50% ऑफ ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स। हम सभी को फ्रॉड हो जाता है। आजकल आप सुन रहे हो कि लोग आपके जो कार के आगे जो फास्टैग लगता है उससे चोरी करे ले रहे हैं, यूपीआई का स्कैन करते हैं और चोरी कर लेते हैं। तो 50% से ज्यादा जो ऑनलाइन पैसे का फ्रॉड होता है वो यूपीआई की वजह से हो रहा है। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम है। फिशिंग के जरिए, जैसा मैंने आपको बताया, फास्टैग के जरिए, इसके जरिए बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। अगर हम एक आंकड़ा देखें, ठीक है, ये आंकड़ा अगर आप देखते हैं 2020-21 में 69,410 करोड़ के फ्रॉड हुए आरबीआई की वजह से। इतने फ्रॉड हुए, कितने हजार करोड़ के? 200 करोड़ के फ्रॉड हुए। तो ये फ्रॉड को रोकना, इसमें से 50% फ्रॉड यूपीआई की वजह से हो रहे हैं। अब ये फ्रॉड रोकने की जिम्मेदारी भी और फ्यूचर में कैसे इन फ्रॉड्स को कम किया जाए यूपीआई प्लेटफॉर्म पे, ये भी तो एक रिस्क है, ये भी तो एक समस्या है जिसका हमें एक निवारण ढूंढना है। तो इस पे भी हमें काम करना है। और तीसरा क्या समस्या है कि भाई यूपीआई एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक प्लेटफॉर्म है, उसको बनाने की एक कॉस्ट है, उसको चलाने की एक कॉस्ट है। इसकी आज के समय आप यूपीआई इस्तेमाल करते हो, उस पर कोई फीस नहीं देते हो। लेकिन जिसने भी ये बनाया है, जो भी ये चला रहा है, उसको तो एक कॉस्ट पड़ रही है ना, उसको तो एक लागत पड़ रही है यूपीआई चलवाने की, यूपीआई प्लेटफॉर्म की। अभी आरबीआई ने एक पेपर लाया था जिसमें उन्होंने बात करी थी कि यूपीआई पे वो फीस लगाएंगे। लेकिन वित्त मंत्रालय ने कहा कि हम डिजिटल पेमेंट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यूपीआई अभी फ्री रहेगा। लेकिन अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, अगर 800 रुपए का कोई ट्रांजैक्शन होता है यूपीआई पे, तो यूपीआई प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की फीस होती है 2 रुपए। तो ये 2 रुपए, 800 रुपए का ट्रांजैक्शन पे, लेन देन पे 2 रुपए कौन दे रहा है? इस समय तो कोई नहीं दे रहा, सरकार खर्चा उठा रही है उसका। तो इसकी जो कॉस्ट है वो एक समय आएगा जो अनबेरेबल हो जाएगी। तो इसका क्या? ये 3 सवाल, कंपटीशन का सवाल, फ्रॉड का सवाल और कॉस्टिंग का सवाल, 3 ऐसे सवाल हैं जिसको हमें आंसर करना पड़ेगा अगर हमें यूपीआई को फ्यूचर में फ्यूचर प्रूफ करना है, उसको वाइबल रखना है, ताकि उसमें फ्यूचर में ज्यादा समस्या ना आए। अगर ज्यादा फ्रॉड होने लगेंगे तो लोग यूपीआई का प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे। अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी यूपीआई प्लेटफॉर्म को चलाने की, तो भी जो लोग आज के समय चला रहे हैं वो छोड़ देंगे। अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो बाकी प्लेयर छोड़ देंगे। तो तीनों सिचुएशंस तो हमारे लिए खराब सिचुएशंस हैं। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और इसका निवारण हमें ढूंढना चाहिए। तो सीधी सी बात क्या है, समय आ गया है कि हमें यूपीआई के अडॉप्शन से ज्यादा यूपीआई का फ्यूचर क्या होगा उस पर ध्यान देना। तो हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करना है, हमें सॉल्यूशंस ढूंढने हैं।
जिसके जरिए हम यूपीआई की जो समस्या है, 3 जो मैंने आपको गिनाई, उसको सॉल्व कर सके, ताकि कंपटीशन ला सकें यूपीआई क्षेत्र में। उसका जो लागत है यूपीआई ऑपरेशंस करने की, उसको आंसर कर सकें, और साथ ही साथ जो फ्रॉड का समस्या है उसको भी हम सॉल्व कर सकें। ये एक इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस हैं जिनको हमें आंसर करना है, क्योंकि ये एक बहुत ही इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है। इसकी जो समस्याएं हैं उनको अगर हम अभी से सॉल्व करते चलेंगे तो फ्यूचर में हमें इस प्लेटफॉर्म पे समस्याएं कम दिखेंगी, और हम इसको प्लेटफॉर्म को सिर्फ लोकल ही नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, बट ग्लोबल लेवल पे, जैसे यूनियन पे चाइना का है, हर जगह है, वैसे ही यूपीआई हर जगह पहुंच सकता है। तो इसी के साथ मेरी आशा है आपको यूपीआई को कैसे फ्यूचर प्रूफ करना है, 3 सवाल क्या हैं वो समझ में आएंगे, कि हमें यूपीआई को कॉम्पिटिटिव रखना है, यूपीआई को हमें ऑनलाइन फ्रॉड से बचाना है, और साथ ही साथ इसकी कॉस्टिंग कैसे हम ठीक करेंगे, कैसे हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे, इन तीनों चीजों पे हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ जाने से पहले यूपीएससी फाउंडेशन बैच प्री और मेंस, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये कोड आपको लगाना है, मॉर्निंग बैच है, 30 तारीख से चालू हो रहा है, 18,999 में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।